जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप सभी किसी न किसी स्पोर्ट्स के शौकीन ज़रूर होंगे। अपन बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में जब भी कोई बैट्समैन बैटिंग करता है तो बैटिंग करते समय वो बहुत सारे पैड्स पहना होता है ताकि बॉल से उसको इंजरी ना हो जाए। बॉल से उसको फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो फ्रैक्चर से बचने के लिए ही वो सारे गार्ड्स को वो पहनते हैं। अब फ्रैक्चर की बात यहाँ आती है। फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर हमको मालूम है, बोन में क्रैक को हम फ्रैक्चर कहते हैं, जिसको पता करने के लिए हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है ये एक्सरेज क्या है? तो एक्सरेज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो आज हम अपने इस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझेंगे। 1831 से पहले हमने एक फेनोमेना समझा हुआ था। जब भी हम कभी इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करते थे तो इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता था। और 1831 में माइकल फैराडे ने हमको सबसे पहले बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होती है। इसी फेनोमेना को समझते हुए माइकल फैराडे ने अपने लॉज भी दिए थे, जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किए थे। पहला, जब भी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। जैसा कि ऑस्ट्रेट साइंटिस्ट ने हमें बताया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। माइकल फैराडे ने हमें बताया मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण करंट प्रोड्यूस होता है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट का जो सोर्स है उसके आसपास रखे कंडक्टर के अंदर भी करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी न किसी करंट सोर्स की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में हमने एक सर्किट ली, उस सर्किट में एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया, और जब हम उस सर्किट में करंट आई फ्लो करते हैं तो अब हम सबसे पहले किसी एक पॉइंट P जो S1 का पार्ट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने एक सर्किट ली, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो IT करंट फ्लो कर रहा है, और IT करंट जो हो रहा है वो कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। अब IT करंट कैपेसिटर को चार्ज करते टाइम पर हम P पॉइंट लेते हैं, उस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। जब हम P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो P पॉइंट जिस सरफेस से मिलके बन रहा है उसका रेडियस है R। तो यहाँ पर हम एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करेंगे, जो है B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I। और यहाँ पर जो करंट है वो IT है, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर टाइम 1 पे रख रहे हैं तो म्यू नॉट I हो जाएगा हमारे पास करंट। जब यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट को चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा B DL कॉस ऑफ थीटा। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो 0 होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन है वो सेम है, तो यहाँ पर एंगल होगा 0। तो थीटा इक्वल्स टू होगा यहाँ पर 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट I। जब हम यहाँ पर वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा B DL कॉस 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट I। हमें मालूम है cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो cos 0 इक्वल्स टू होगा 1। जब इस cos 0 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I। B यहाँ पर कांस्टेंट है तो B को हम कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन होगा DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो DL है वो S1 सरफेस का एक पार्ट है। जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, और हमें मालूम है कि यहाँ पे जो सरफेस बन रहा है उसकी रेडियस है R। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं DL की जगह 2 पाई R इक्वल्स टू म्यू नॉट I। और जब हम 2 पाई R को शिफ्ट करेंगे तो B इक्वल्स टू आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R टेस्ला। तो हमने देखा किसी सर्किट जिसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है, तो सर्किट में कैपेसिटर के बाहर जो S1 फील्ड है उस पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R टेस्ला। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की।
अब हम वापस इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस बार जो सरफेस है वो हम सर्कुलर ना लेकर एक हेमी स्फेरिकल सरफेस लेंगे। मतलब एक बॉल की तरह हम लोग सरफेस लेंगे, जहाँ पर बॉल का बॉटम जो होगा वो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में होगा और उसका जो ओपन सरफेस होगा वो उसी सरफेस से मैच कर रहा होगा, मतलब S1 सरफेस से, केस फर्स्ट के जो सरफेस से है उससे मैच कर रहा होगा। अब जब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से, तो हम देखते हैं, जैसा कि हमें मालूम है B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई के बराबर होता है, और हमें मालूम है जो कैपेसिटर है उसके बीच में, मतलब उस बॉल के बॉटम पर कोई भी करंट नहीं है। जब कोई करंट बॉल के बॉटम पर नहीं है तो आई इक्वल्स टू होगा 0। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B डॉट डी एल इक्वल्स टू 0 मिलेगा और हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 मिलेगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें मिल रही थी B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू आई, और यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड की 0। तो एक ही सर्किट में दो मैग्नेटिक फील्ड होना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया कि एम्पियर सर्किटल लॉ में एक मिसिंग टर्म है जब हम किसी सर्किट में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया एक सर्किट में दो मैग्नेटिक फील्ड होना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू 0 आ रही है S2 सरफेस के लिए, ये 0 नहीं आना चाहिए, इसकी वैल्यू आना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू आई, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसी को करेक्शन करते हुए मैक्सवेल ने बताया कि जब भी कोई दो प्लेट्स, मतलब जब भी हम कोई कैपेसिटर रखते हैं किसी सर्किट में, तो कैपेसिटर्स के बीच में, उन प्लेट्स के बीच में भी एक करंट होता है। जो करंट होता है वो उसके बीच में सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे। जब भी इस सर्किट में हम आई करंट को फ्लो करते हैं तो वो करंट इन कैपेसिटर के प्लेट्स पर आकर डिपॉजिट हो जाता है और उसके कारण इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है और एक करंट फ्लो करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब हम वो करंट को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमने देखा, हमने दो प्लेट्स ली जिनका एरिया A है और इसमें Q चार्ज हम लोगों ने अप्लाई किया है, और यहाँ पर सिग्मा जो है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी भी प्लेट का। अब हमें मालूम है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A के बराबर होता है। इसे हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट यूनिट में कि जब हम कोई दो पैरेलल प्लेट्स रखते हैं तो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू हमें मालूम है Q बाय A, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे Q बाय A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको करेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम निकालेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक बिटवीन द प्लेट विच इज़ फाई इक्वल्स टू E डॉट एरिया। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे E डॉट A कॉस ऑफ थीटा, जैसा कि हमें मालूम है डॉट प्रोडक्ट को हम जब स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है EA कॉस ऑफ थीटा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 0 डिग्री, इसलिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे cos 0। तो फाई की वैल्यू हमें मिलेगी E इंटू A, और E की वैल्यू हमने निकाली है Q A बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A। यहाँ से हम A से A को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे फाइनली फाई की वैल्यू हमें मिलेगी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। अब हमें मालूम है करंट जो होता है वो होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी आवेश के बहने की दर को हम करंट कहते हैं या धारा कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिलेगा dq अपॉन dt इक्वल्स टू dy dt ऑफ एप्सिलॉन नॉट फाई। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और हमें मालूम है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट, तो इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे I एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी।
यहाँ पे जो करंट है वो एक्चुअल में किसी कंडक्टर से फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो हमारे पास इनकंसिस्टेंसी मिली थी एम्पियर के लॉ में B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई में, उस इनकंसिस्टेंसी को दूर किया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजेस आ रहे हैं केस फर्स्ट और केस सेकंड में, वो इस डिस्प्लेसमेंट करंट की एब्सेंस के कारण आ रहे हैं। इसलिए इन्होंने जो एम्पियर की इक्वेशन थी उसमें चेंजेस करते हुए उस इक्वेशन को कुछ इस तरह मॉडिफाई किया। इन्होंने हमें बताया कि एम्पियर सर्किटल लॉ में जो मिसिंग टर्म है वो है ये डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इन्होंने बताया जो एम्पियर सर्किटल लॉ में जो मिसिंग है वो है आई डी। यहाँ पे आई डी हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट को, और आई को हम कंडक्शन करंट भी कहते हैं। कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे आई सी लिखा होगा, उसमें आई सी का मतलब है कंडक्शन करंट। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, क्योंकि मैक्सवेल ने इसके अंदर कुछ करेक्शंस किए थे। इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। यहाँ पर अगर हम आई डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैक्सवेल ने अपनी जो 4 इक्वेशंस दी वो हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरी इक्वेशन बी डॉट डी ए इक्वल्स टू 0, थर्ड इक्वेशन ई डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इसी में लास्ट इक्वेशन जो एम्पियर में मॉडिफिकेशन किया था मैक्सवेल ने वो था बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। इन 4 इक्वेशंस के बेसिस पे हमको एक कॉन्सेप्ट मिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक में जाएंगे। हमने पढ़ा था जब भी कोई चार्ज स्टेशनरी होता है तो चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है, और जब कोई चार्ज मूव कर रहा होता है मतलब करंट, जब भी करंट किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। लेकिन जब कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वहाँ पर हम इन्हीं इक्वेशन से एक सिमेट्री को बनाएंगे। तो हमने देखा कि जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो चार्ज के एक्सेलरेटेड मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, और चार्ज जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और इन दोनों से परपेंडिकुलर एक वेव ओरिजिनेट होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल वह साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हमें बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट या उसका एक आइडिया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये इसको प्रूव नहीं कर पाए थे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस में चार्जेस ऑसिलेट हो रहे हैं या फिर एक्सेलरेट हो रहे हैं कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई चार्ज की डायरेक्शन चेंज होगी तो वहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो चार्ज के एक्सेलरेटेड मोशन के कारण जेड एक्सिस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज के कारण इन दोनों डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हमें एक वेव निकलती हुई मिल रही है। इसी वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हमने वेव्स भी 2 टाइप की पढ़ी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरा ट्रांसवर्सल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में अपनी डायरेक्शन की तरफ ही वाइब्रेशन को शो करती हैं, और दूसरी वेव्स हमने पढ़ा हुआ है ट्रांसवर्सल वेव्स। ट्रांसवर्सल वेव्स उस तरह की वेव्स होती हैं जिनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होता है। जैसा कि हमने देखा होगा किसी शांत तालाब में जब हम कोई पत्थर को फेंकते हैं तो वहाँ पर जो वेव ओरिजिनेट होती है उस टाइप की वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव्स। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हमने दोनों वेव्स में, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में और ट्रांसवर्सल वेव्स में, दोनों वेव्स में हमने देखा कि हमें किसी मीडियम की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी ज़रूरत पड़ेगी किसी मीडियम की? तो शुरुआती दौरों में ये कहा गया कि जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और इसी मीडियम से जो बाहर
अपने यूनिवर्स में जितनी भी रेज़ हैं वो सब अर्थ पे पहुंच पाती हैं, और उस मीडियम को कहा गया ईथर मीडियम। लेकिन कुछ समय बाद माइकलसन और मॉर्ले इन्होंने एक्सपेरिमेंट से बताया कि स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं है, स्पेस में वैक्यूम ही है। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपोगेशन में। इसकी स्पीड जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा हमको बताया था हर्ट्ज़ ने, क्योंकि हर्ट्ज़ ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया था। और उन्होंने स्पीड का एक और रिलेशन बताया, c = 1/√μ0ε0। अब हम पढ़ेंगे हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट हर्ट्ज़ ने हमको मैक्सवेल के आइडिया को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करके दिखाया। तो हर्ट्ज़ वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया। उसको प्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। इनका जो इंस्ट्रूमेंट जो इन्होंने बनाया उसमें इन्होंने एक इंडक्शन कॉइल रखी। इस इंडक्शन कॉइल का वोल्टेज 10,000 वोल्ट, और इसको इन्होंने कनेक्ट किया दो स्फीयर्स से, S1 और S2 से, और S1 स्फीयर को कनेक्ट किया किसी एक प्लेट P1 से, और S2 को कनेक्ट किया किसी एक प्लेट P2 से। जब इन्होंने इतना ज़्यादा पोटेंशियल इन स्फीयर्स से इन प्लेट्स को दिया तो यहाँ पर इन्होंने देखा ये जो दो स्फीयर्स हैं, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम है, इनके बीच का डिस्टेंस था 2 से 3 सेंटीमीटर, और इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस था नियरली 60 सेंटीमीटर। तो जब इतने छोटे डिस्टेंस पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप हुआ तो इसके बीच में जो गैसेस थी वो आयोनाइज हो गई, और गैसेस आयोनाइज होने के कारण हमने देखा कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स जो थे वो वाइब्रेट होते यहाँ पहुँचे, और जब ये पार्टिकल्स वाइब्रेट होकर यहाँ पहुँचे तो हमने देखा यहाँ पे एक स्पार्क आना शुरू हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी कंडक्शन का मीडियम नहीं है, उसके बाद भी यहाँ से कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जिसके कारण यहाँ पर स्पार्क आना शुरू हो गया दो स्फीयर्स के बीच में। तो ये हर्ट्ज़ ने एक्सप्लेन किया, ये जो स्पार्क आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑटोमेटिकली यहाँ पहुँच गई, और जो डिवाइस इसको डिटेक्ट कर रहा था उसे हम कहते हैं डिटेक्टर। हर्ट्ज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए 7 साल बाद मतलब 1895 में एक इंडियन फिजिस्ट जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया था। इन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया था उसकी वेवलेंथ थी 25 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर, और हर्ट्ज़ ने जो प्रोड्यूस किया था वो उनकी जो वेवलेंथ थी वो थी 5 मीटर की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो मैंने आपको बताया इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है प्रोपोगेट होने की। दूसरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से मिलके ज़रूर बनी है, लेकिन ये जो वेव्स होती हैं ये न्यूट्रल वेव्स होती हैं। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मैग्नेटिक फील्ड से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोपोगेट कराते हैं तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, ये अपनी सेम डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जब ये चलती हैं तो अपने साथ ये चार्जेस को लेकर चलती हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनका खुद का मोमेंटम होता है और वो अपने साथ साथ मोमेंटम को भी ट्रांसफ़र करती हैं। दूसरा चीज़ हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिस भी सरफेस पर पड़ती हैं उस पर एनर्जी और प्रेशर दोनों ही अप्लाई करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे हम फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें मालूम है C = λ/ν एक फॉर्मूला होता है। अगर हम लैम्डा को इंक्रीज़ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो लैम्डा मतलब वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी। तो सबसे पहला इसमें आता है वो होता है गामा रेज, उसके बाद आता है हमारे पास एक्स रेज, उसके बाद यूवी रेज, फिर विजिबल रेज जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, इसके बाद इंफ्रारेड रेज, फिर माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स। ये पूरे इस बैंड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें ही सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में स्पेक्ट्रम का पहला पार्ट लेते हैं जो है गामा रेज। गामा रेज को सबसे पहले हमें बताया था हेनरी बैकरेल ने, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10⁻23 से 10⁻⁻
18 तक। इसका प्रोडक्शन जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन में, मतलब रेडियो एक्टिव डिके से ये प्रोड्यूस होती हैं। इनको डिटेक्ट करने के लिए हमें फोटोग्राफिक प्लेट्स इनको डिटेक्ट कर सकती हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर भी इसको डिटेक्ट कर सकता है। इसका जो मेन यूज़ है वो है कैंसर के टिश्यूज़ को मारने के लिए, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। इस रे की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो दूसरी रे है हमारे पास वो है एक्स रेज। एक्स रेज को सबसे पहले हमें रॉन्जन ने बताया था। इसकी वेवलेंथ रेंज होती है 10⁻⁻13 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर, और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होगी 10⁻21 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज। जब हम किसी एनर्जेटिक या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को किसी हैवी मेटल पर इंसिडेंट कराते हैं या बम्बार्ड कराते हैं, तो वहाँ से जो रेज निकलती हैं उसे हम कहते हैं एक्स रेज। एक्स रेज को डिटेक्ट करने के लिए भी हमें फोटोग्राफिक प्लेट, आयोनाइजेशन चैम्बर की ज़रूरत होती है। अब एक्सरेज का यूज़ तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है। अपनी बोन में फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। एक्सरेज के ज़्यादा एक्सपोजर होने से हमें स्किन डिसीजेज भी होती हैं। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है यूवी रेज। इनकी वेवलेंथ होती है 6 × 10⁻⁻10 मीटर से 4 × 10⁻⁻7 मीटर तक, और ये जो रेज होती हैं इनको प्रोड्यूस किया जाता है किसी हॉटर ऑब्जेक्ट से, जैसे सन से भी यूवी रेज निकलती हैं। जो यूवी रेज सन पे निकलती हैं वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, वो हमें मालूम है, हमने पढ़ा हुआ है, ओजोन लेयर के कारण। अपनी अर्थ के ऊपर एक लेयर है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। इस लेयर से सारी यूवी रेज फिल्टर होकर अर्थ के ऊपर आती हैं, और इस ओजोन में एक डिप्लीशन हो जाता है कभी कभी। जो डिप्लीशन इसके अंदर होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक एक गैस है, उसके कारण होता है। यूवी रेस का यूज़ हम आई सर्जरी और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो रेज है वो है विजिबल लाइट्स। विजिबल लाइट से हम लोग सभी फेमिलियर हैं। विजिबल लाइट की सबसे पहले स्टडी करी थी न्यूटन ने 1666 में। विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो होती है 4 × 10⁻⁷ से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक। ये जो लाइट है इनको हम अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इनका प्रोडक्शन जो होता है वो तब होता है जब कोई हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो हायर ऑर्बिट में है वहाँ से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसके साथ साथ लाइट भी रिलीज होती है। इसका यूज़ हम लोग रिफ्लेक्शन के लिए करते हैं, रिफ्रैक्शन के लिए करते हैं। इसके बाद इंफ्रारेड की वेवलेंथ विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है, मतलब 7.9 × 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻³ मीटर तक इनकी वेवलेंथ होती है। ये जो रे है ये वार्मथ प्रोवाइड करती है। जैसे हम कभी सूरज की किरणों में बाहर जाते हैं तो हमें कुछ गर्मी का एहसास होता है। यहाँ पे जो गर्मी का एहसास होता है वो इंफ्रारेड रेज के कारण होता है। इसका यूज़ जो होगा वो थेरेपी पर्पस के लिए किया जाता है। इसका यूज़ हम नाइट फोटोग्राफी में करते हैं। फॉग में इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो फॉग और मिस्ट में भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद जो वेव है वो है हमारे पास माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज से ज़्यादा होती हैं। माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर तक। इन वेव्स का जो यूज़ होता है वो रडार सिस्टम में किया जाता है। हम जैसा कि हमने सुना भी माइक्रोवेव ओवन, अपने ओवन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है रेडियो कम्युनिकेशन, मतलब ये कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको डिस्कवर किया था मार्कोनी ने। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक। बच्चों, आई होप आपको जो टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं वो सभी समझ में आए होंगे। अब आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें और इसके एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। थैंक यू।